अब तो बातें बंद कर दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पूजा, बस बंद कर दो भी नहीं। नोट्स के बिना ही शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत नोटिंग ऐसे ही कर लेना, समझ लो। इतने नोटिंग करने की जरूरत नहीं है ना, पहले समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑलरेडी 15 मिनट जा चुके क्लास के। तो पूरा करोगे? 1 मिनट ऐसे ही कर दोगे, तुम चुप तो होगे नहीं जल्दी से। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ना, बिल्कुल नहीं मानता मैं। चलिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर जो हमें स्टार्ट करना है आज वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, मैंने कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं। जिन्होंने पिछला चैप्टर कॉस्ट शीट कंप्लीट नहीं किया है वो स्टिल ये वाला चैप्टर साथ साथ पूरा कर लेना। कॉस्ट शीट से इसका लेना देना नहीं है, सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन है जहां पे आपके कॉमन चीजें आएंगी, वरना ये ऑल टुगेदर एक अलग चैप्टर है कॉस्ट शीट से। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पीछे से कुछ लिंक होगा, रेनू बातें नहीं। ऐसा कुछ नहीं कि इसका पीछे से कुछ लिंक होगा। ठीक है, तो ये आपका एक ऑल टुगेदर फ्रेश चैप्टर है। ठीक है, तो आपका अगर पीछे वाला पेंडिंग है तो वो साथ साथ कंप्लीट करते रहो, बट ये अप टू डेट रहना चाहिए आपका। शुरू में मैं जस्ट आपको जो है एक बार जिन्होंने चैप्टर पूरा किया है कॉस्ट शीट उनको समझाने के लिए मैं एक बार लिंकिंग करवाऊंगा दोनों की, लेकिन क्वेश्चंस में आगे चैप्टर में कुछ नहीं है, उसका लेना देना नहीं है। ठीक है, तो जस्ट मैं चैप्टर दोनों चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है या क्या दोनों का आपस में रिलेशन है वो समझाने के लिए शुरू में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो जिन्होंने कॉस्ट शीट नहीं भी किया है तो वो ये चैप्टर ध्यान से करना, ये पूरा चैप्टर आप कर सकते हो अच्छे से, पिछले चैप्टर से इसका लिंक नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे पहले एक वर्ड का मतलब जानना जरूरी है, मार्जिनल, या मैं कह सकता हूं मार्जिनल कॉस्ट।
इस वर्ड का मतलब क्या है, मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा मार्जिनल इकोनॉमिक्स में, मार्जिनल का मतलब क्या होता है? आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, जैसे मार्जिनल कॉस्ट भी पढ़ा है आपने, इवन मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ी होगी, ठीक है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है? मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एडिशनल, एक सिंगल एक्स्ट्रा यूनिट के आने से क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट का क्या मतलब होगा? अगर आप एक सिंगल एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाते हो, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाते हो तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी। ऐसे ही मार्जिनल यूटिलिटी क्या था कि अगर आप एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हो तो उस कंजम्पशन से आपको क्या यूटिलिटी मिलती है। तो बेसिकली एक सिंगल एडिशनल यूनिट की बात करते हैं जब भी हम मार्जिनल की बात करते हैं। तो सिमिलर वे में यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट है। एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का करंट प्रोडक्शन जो है, अभी जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो है मान लो 1 लाख यूनिट्स का। एट करंट आप 1 लाख यूनिट्स बना रहे हो फैक्ट्री में, ठीक है। आपकी कॉस्ट क्या क्या आ रही है? डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है आपका 2 लाख रुपए का, ठीक है। आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ रहा है 2 लाख रुपए का, यानी कि पर यूनिट 2 रुपए हो गया। 1 लाख अगर यूनिट बना रहे हो, 2 लाख का मटेरियल लग रहा है तो पर यूनिट 2 रुपए हो गया। आपकी वेजेस इनकर हो रही है मान लो 1.5 लाख रुपए की, अगेन पर यूनिट 1.5 रुपीज हो गया। आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस लग रहे हैं 50,000 रुपीज के, तो ये आपके पास 0.5 रुपीज पर यूनिट हो गया। देन मान लीजिए आपके पास इसके अलावा आपके वेरिएबल फैक्ट्री के ओवरहेड लग रहे हैं। ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ओवरहेड वर्ड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपके फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लग रहे हैं वेरिएबल वाले, ठीक है। वो मान लीजिए आपके लग रहे हैं 3 लाख रुपए के, तो ये आपकी कॉस्ट आ गई 3 रुपए पर यूनिट। और मान लीजिए फैक्ट्री का किराया वगैरह आप दे रहे हो, फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री की मशीनों का डेप्रिसिएशन हो गया, दैट मींस आपके फिक्स्ड खर्चे। मैं एक बार के लिए फिक्स खर्चे मान लेता हूं कि आपका रेंट है, जो फिक्स खर्चे आपके लग रहे हैं वो मान लो रेंट के सिर्फ, और वो है आपका 1 लाख रुपए का। तो पर यूनिट अगर आप इसे भी निकालना चाहो तो 1 रुपी हो गया। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई आपकी अभी तक की? टोटल कॉस्ट ये आ गई आपके पास 8 लाख रुपए। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई? 8 रुपीज, ठीक है। अब मैं यहां पे 1 लाख यूनिट बना रहा हूं, मेरी टोटल कॉस्ट जो आ रही है वो 8 लाख रुपए आ रही है, पर यूनिट मेरा 8 रुपए का कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि मैं एक यूनिट और बनाना चाहता हूं, जस्ट 1 यूनिट, सिंगल यूनिट बनाना चाहता हूं, तो दैट मीन्स मेरा प्रोडक्शन होगा 1 लाख 1 यूनिट्स का। मैं आपसे पूछता हूं कि उस 1 एडिशनल यूनिट की कॉस्ट बताओ, उस 1 एडिशनल यूनिट की कॉस्ट बताओ। अभी फिलहाल मैं 8 रुपए के हिसाब से पर यूनिट 8 लाख का खर्चा कर रहा हूं और मेरे पास 1 लाख यूनिट बन जाती है। अब मैं प्लान कर रहा हूं कि एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाऊं, जस्ट 1 यूनिट सिंगल, तो 1 लाख एक यूनिट बनाना चाहता हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं उस एक एडिशनल यूनिट की कॉस्ट बताओ, जल्दी से सारे बताओ कितनी कॉस्ट होगी, बताओ कितनी कॉस्ट होगी उस एक एडिशनल यूनिट को बनाने की। क्या मेरे पास 1 लाख एक यूनिट बनाने का जो खर्चा होगा, क्या वो 8 लाख 8 रुपए होगा, यानी कि 8 रुपए एडिशनल। ऑनलाइन वालों का सभी का गलत है, ऑफलाइन वालों का सभी का सही है। ये क्या सिस्टम मुझे नहीं पता, क्या ऑनलाइन वालों को थोड़ा कम समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वालों सारों का गलत है आपका आंसर, क्या आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है क्या ऑनलाइन में? यहाँ पे कुछ वरदान मिला हुआ है। हाँ, अब लगता है ठीक होने लगे हैं एक एक करके। आपका 8 रुपए का एक्स्ट्रा कॉस्ट कैसे आएगा? आप ध्यान से देखो, मटेरियल आपका एडिशनल लगेगा, नो डाउट, आप यूनिट बनाओगे तो वेजेस भी लगेगी, डायरेक्ट एक्सपेंस भी लगेगा, वेरिएबल खर्चा, वेरिएबल ओवरहेड भी लगेगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या एक यूनिट बनाने के लिए नई स्पेस लेनी है, या किराए वाला आपसे और किराया लेने लग जाएगा? किराया तो उतना ही रहेगा। तो दैट मीन्स ये खर्चा तो आपका सेम ही रहेगा। जो बाकी सारे खर्चे हैं, और वो सारे खर्चे कौन से नेचर के बताना, चाहे वो आपका डायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे वेजेस हो, चाहे एक्सपेंसेस हो, चाहे वेरिएबल ओवरहेड हो, सारे किस नेचर के? वेरिएबल नेचर के। क्या सिर्फ वही आपकी एडिशनल खर्चे का रीजन बनेंगे या नहीं? फिक्स तो फिक्स रहेगा, एक यूनिट और बना लो, तो हेंस आपकी एक एडिशनल यूनिट की कॉस्ट कितने रुपीस की आएगी? 7 रुपए की। एंड ये 7 रुपए ही आपकी मार्जिनल कॉस्ट है।
यही 7 रुपए आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। और ये चैप्टर इसी चीज के ऊपर फोकस करता है कि आप जो भी डिसीजन मेकिंग करते हो, जो भी कैलकुलेशन करते हो, जो भी आपको निर्णय लेने अपने बिजनेस में, इस 8 को कंसिडर मत करो, आप इस 7 को कंसिडर करो जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। हेंस चैप्टर का नाम क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या ये 7 कैसे है, सभी को समझ में आ गया? क्या ये 7 कैसे बना, सभी को क्लियर है? यहाँ पे ऑनलाइन वाले भी जल्दी से बताओ, क्या ये 7 कैसे आया और क्यों आया? क्या क्लियर है? चलिए, तो ये मेरे पास मेरी एडिशनल कॉस्ट, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का खर्चा कितने रुपए का है? 7 रुपए। ठीक है, यही मेरी मार्जिनल कॉस्ट भी है। ठीक है, और मैं जब भी मेरी वैल्यूएशन करूंगा या जो भी कैलकुलेशन करूंगा या डिसीजन मेकिंग करूंगा, तो मार्जिनल कॉस्ट को सपोर्ट करने वाले कहते हैं आपको 7 रुपए को ही कॉस्ट मानना चाहिए, ना कि 8 रुपए को। बिकॉज आपकी रियल में तो एक्स्ट्रा कॉस्ट वही लग रही है, बाकी तो फिक्स है, प्रोडक्शन करो या ना करो वो लगनी ही है। ठीक है, तो ये होती है आपके पास आपकी मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो यहां पे देखिए मार्जिनल कॉस्ट क्या है? इट इज द इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल मतलब एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच अराइज ड्यू टू 1 यूनिट इंक्रीज। एक यूनिट आप अगर आउटपुट में बढ़ा देते हो, क्वांटिटी में बढ़ा देते हो, प्रोडक्शन में बढ़ा देते हो, तो उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है, जो कि इस केस में थी ₹7, वही आपकी मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, इसमें हमेशा आपके पास क्या होता है? आपकी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, बहुत रेयर चांसेस में आपके पास कोई और कॉस्ट आ सकती है, फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास हो सकता है कि 1 लाख यूनिट बनाने के बाद कोई स्पेस ही ना बची हो फैक्ट्री में, अगर आपको 1 यूनिट भी और बनानी तो नई फैक्ट्री किराए पे लेनी पड़ेगी, तो ऐसे केसेस में आपके पास आपकी कुछ फिक्स कॉस्ट भी एक्स्ट्रा लगने लग सकती है। ठीक है, बट इन दिस केस यहां पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? वेरिएबल। और 99.99% केसेस में वेरिएबल कॉस्ट ही होती है। दे दो इनसाइड, दे दो। क्या ये क्लियर है यहां तक कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? अब मैं एक बार इसे पिछले चैप्टर के साथ लिंक करवा रहा हूं। ठीक है, एक बार मैं इसकी पिछले चैप्टर के साथ लिंकिंग करवा रहा हूं, तो जिन्होंने पिछला चैप्टर किया उन्हें पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने कॉस्ट शीट पूरा नहीं किया है लेकिन बेसिक भी पता है, उन्हें भी समझ में आ जाएगा। और जिनको ना समझ में आए वो बहुत सारा दिमाग पे टोल मत लेना, क्योंकि अगेन बता रहा हूँ क्वेश्चन आपके इसके बिना भी हो जाएंगे। जस्ट मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूँ, जिन्होंने पिछला चैप्टर किया उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अब ये आपकी गलती है कि आपने पिछला चैप्टर नहीं किया, बट अगेन बता रहा हूं, कहीं इतना सुनते ही क्लासेस बंद कर दो कि ये हमारे पल्ले नहीं पड़ना, ऐसा कोई काम मत करना। ठीक है, तो देखिए मैं पिछले चैप्टर के साथ लिंक करा रहा हूं, और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। लॉजिकली समझोगे तो मजेदार भी लगेगा एंड अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं अगेन आपका जो प्रोडक्शन है वो 1 लाख यूनिट्स का है, एंड मैं आपको एक बेसिक कॉस्ट शीट दे रहा हूं। कॉस्ट शीट में आपकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल लगा है आपका सपोज 5 लाख रुपीस का, देन आपकी वेजेस लगी है 2 लाख रुपए की, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 3 लाख रुपए की। ठीक है, आप ये चाहो तो एग्जांपल नोट कर लेना, ये एग्जांपल नोट कर लो, बिकॉज ये आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा देगा। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल 5 लाख रुपए का, वेजेस 2 लाख की, एंड डायरेक्ट एक्सपेंस 3 लाख का, तो हेंस आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई 10 लाख रुपए की। ठीक है, देन आपके फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स पोर्शन है मान लो 6 लाख रुपए का, और वेरिएबल पोर्शन है 4 लाख का। तो ये आपकी फैक्ट्री कॉस्ट, कोई WIP नहीं ले रहा मैं, तो हेंस ग्रॉस नेट का कोई चक्कर नहीं है, आप इसे फैक्ट्री कॉस्ट कह लो। चाहे कोई आपके पास जो है आपका स्पेशल आइटम नहीं है, तो आप इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हो। आपके पास चाहे फैक्ट्री कॉस्ट कह लो, चाहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह लो, बिकॉज मैंने कोई भी स्क्रैप या क्वालिटी रिसर्च का एक्सपेंस कुछ नहीं लिया, बेसिक इंफॉर्मेशन लिए, वो आपकी कॉस्ट आ गई 20 लाख रुपए। ठीक है, तो ये मैंने एक कॉस्ट शीट बना ली, एक बार ये उतार लो आप एग्जांपल में। 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, मटेरियल लगा 5 लाख का, वेजेस 2 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंस 3 लाख, हेंस आपकी टोटल प्राइम कॉस्ट आ गई 10 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड 6 लाख के लगे, वेरिएबल ओवरहेड 4 लाख के लगे, तो हेंस आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आ गई 20 लाख, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी यही है, कोई भी स्पेशल आइटम में नहीं ले रहा, तो यहीं पे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यहीं पे आपकी फैक्ट्री कॉस्ट है जो कि है 20 लाख।
ठीक है, और आपने 1 लाख यूनिट बनाई है तो आपके पास कॉस्ट पर यूनिट आ गया 20 रुपीज। ठीक है, 20 रुपीज पर यूनिट, ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, 20 रुपीज पर यूनिट, बिकॉज 20 लाख में आपके पास 1 लाख यूनिट बनी है। एक बार यहां तक नोटिंग कर लो, और जब नोट कर लो तो बता देना। आज नए चैप्टर की वजह से इतनी सारी स्ट्रेंथ है। कौन कौन है जो नए आज, मतलब एक तो नाम सारे सेम रहे हैं, कौन कौन है जिन्होंने कॉस्ट शीट नहीं किया, एक बार बताना। मैं सेम स्टेटमेंट बार बार रिपीट करूंगी क्यों, अगर सारे कॉस्ट शीट किए हुए बैठे हैं तो। कौन कौन है जिन्होंने कॉस्ट शीट नहीं किया, मतलब बेसिक किया है, जिन्हें थोड़ा बहुत ही किया है। विवेक और अंशु होगा एक, ये जोड़ीदार साथ में आएंगे। बस बाकी सबने कर लिया, बस फिर तो विवेक के लिए क्या कहना, विवेक तो ब्रिलियंट स्टूडेंट है। अच्छा, अंशु ने कर भी लिया, कर लिया नोट यहां तक। अब आगे इंफॉर्मेशन करते हैं। मान लीजिए एज्यूम मैंने कितना प्रोडक्शन किया है, 1 लाख का, 90,000 यूनिट्स आर सोल्ड एट द रेट ₹30 पर यूनिट। आपने 90,000 यूनिट बेच दी, बनाई 1 लाख है लेकिन आपने 90,000 यूनिट बेच दी ₹30 पर यूनिट के हिसाब से। कैलकुलेट प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है प्रोवाइडेड आपने 90,000 यूनिट बेच दी एट द रेट ₹30 पर यूनिट। यहां पे हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, जल्दी से सारे बताइए प्रॉफिट कितना होगा। फिर मैं इंपॉर्टेंट लिंकेज बताता हूं दोनों चैप्टर में, आपको दोनों चैप्टर में मेजर जो डिफरेंस है ना वो समझ में आ जाएगा। जल्दी से सारे कैलकुलेट करो, आपके पास प्रॉफिट कितना होगा। रविंद्र 00, चलिए सभी ने आंसर कितना निकाला, कितना आंसर आएगा 9 लाख। ठीक है, सभी ने बेसिक आंसर निकाल दिया 9 लाख, लेकिन आपने 9 लाख आंसर निकाला है तो आपने कॉस्टिंग की एक टेक्निक यूज की है, एक मेथोडोलॉजी यूज की है। कॉस्टिंग में एक सेकंड मेथोडोलॉजी भी है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपने 9 लाख कैसे निकाला, आपने कहा कि 20 लाख की कॉस्ट आई है। ठीक है, और वो 20 लाख की कॉस्ट कितने यूनिट्स की आई है, 1 लाख यूनिट की, तो आपने कहा 20 रुपीज पर यूनिट का कॉस्ट है। ठीक है, हेंस आपने कहा कि आपका सेलिंग प्राइस अगर 30 का है, 20 की कॉस्ट आ रही है, तो हेंस आपके लिए पर यूनिट मार्जिन कितना हो गया 10 रुपीज का। तो हेंस आपके लिए आपका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 9 लाख का। ये कैलकुलेशन आपने की है। अब मैं इसका आंसर बना रहा हूं। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट मेथड से, उस मेथड का अभी मैं नाम नहीं बता रहा क्या है, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन बता रहा हूं। सेल्स आपने किया 90,000 यूनिट, 30 रुपीज के हिसाब से 27 लाख। ठीक है, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, या कॉस्ट कह सकते हैं। आपने कहा कि 9 लाख यूनिट, सॉरी 90,000 यूनिट बेच दी 20 रुपए के हिसाब से, 18 लाख की, तो हेंस आपका प्रॉफिट आ गया सीधा 9 लाख, और कोई खर्चा है ही नहीं, तो ये आपका 9 लाख का प्रॉफिट आ गया, ये आपने किया है। ठीक है, ये एक टेक्निक है, ये एक तरीका होता है, इसका भी मैं नाम नहीं बता रहा, बट ये एक टेक्निक है कॉस्ट में प्रॉफिट निकालने की। क्या अभी तक हमने कॉस्ट शीट में इसी को फॉलो किया है या नहीं? कॉस्ट शीट में तो हम यही करते हैं, हमारी कॉस्ट निकाल लेते हैं, कॉस्ट को सेल से कंपेयर कर देते हैं, और हेंस हमारे पास हमारा जो प्रॉफिट है वो निकल के आ जाता है। ये टेक्निक हमने कॉस्ट शीट में फॉलो की है। अब ये चैप्टर जो अभी हम कर रहे हैं वो एक नई मेथोडोलॉजी बताता है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, ये तो सिंपल है। अब हम बात करते हैं सेकेंड मेथड की।
सेकेंड मेथड, अच्छा एक बात बताओ, इसमें एक और चीज क्लियर कर लेते हैं। यहां पे आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा फर्स्ट मेथड में? क्लोजिंग स्टॉक, अगर आपसे कोई पूछे क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बताओगे? 10,000 यूनिट, और वैल्यू वही कॉस्ट आपकी 20 रुपीज आ रही है। कॉस्ट शीट में हमने भी यही किया है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, या अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है तो फैक्ट्री कॉस्ट, जो वैल्यू गिवन है उसी के ऊपर हमारे क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं, दैट इज 20 रुपीज। तो आप भी यहाँ पे 10,000 यूनिट को 20 पे वैल्यू करके कितने का बता दोगे? 2 लाख रुपए का। ये आपकी फर्स्ट मेथोडोलॉजी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकेंड मेथड की। सेकेंड मेथड आपका जो है, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, वो चैप्टर में जो हमारे पास मेथड है, उस मेथड का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग, और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है मैंने अभी आपको बताया। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का जो खर्चा है वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। मुझे एक बात बताओ, जब भी आप मार्जिनल कॉस्ट की बात करोगे तो उसमें हमेशा कौन से खर्चे लिए जाएंगे? अभी बताया वेरिएबल, बिकॉज फिक्स तो फिक्स रहते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताई साहिल मैंने जस्ट, 10,000 यूनिट है, 20 रुपए के हिसाब से आपकी 2 लाख की हो गई, ठीक है। जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग लगाते हैं तो हम मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर जो है कैलकुलेशन करते हैं मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, जो कि कौन सी होती है? हमेशा वेरिएबल। एक एक्स्ट्रा यूनिट जब भी बनाने जाओगे तो सिर्फ आपके वेरिएबल खर्चे ही तो आएंगे, फिक्स तो सेम के सेम है। अगर फैक्ट्री आपने किराए पे ले रखी तो फैक्ट्री एज इट इज रहेगी, उसमें एक यूनिट और बना लो। अगर आपने मशीन खरीद रखी है तो डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, उसमें एक यूनिट और बना लो। आपने सुपरवाइजर लगा रखा है तो उसके सामने एक यूनिट और बना दो, आपकी सैलरी सेम रहेगी। दैट मीन्स आपके खर्चे जो प्रोडक्शन के साथ नहीं बदलते, उन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा यानी कि जो वेरिएबल खर्चे हो गए, हमें वो देखने होते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक कहती है कि जब भी आप अपनी पर यूनिट कॉस्ट निकालोगे, सिर्फ कौन सी कॉस्ट कंसिडर करनी है आपको? वेरिएबल कॉस्ट। तो आप इस केस में अपनी जब कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे तो आप सिर्फ कौन सी कॉस्ट को कंसिडर करोगे? वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है। सबसे पहले मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल है, क्या वेरिएबल है या नहीं? डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि 10 के 10 लाख वेरिएबल है। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स तो फिक्स है, और वेरिएबल कितने हैं? 4 लाख। तो ऐसे केसेस में आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 14 लाख रुपीस की। एंड आपके पास नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, क्या वो भी बदल जाएगी? वो तो सेम रहेगी। कितने यूनिट्स बनाई आपने? 1 लाख यूनिट। तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई ऐसे केसेस में? 14 रुपीज। क्या ये क्लियर है 14 कैसे आया? मैंने क्या किया बताना फर्क। मैंने जो अपनी 6 लाख की फिक्स कॉस्ट थी उसे कॉस्ट में से एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि मैंने कहा ये तो होनी है, अब प्रोडक्शन करो या ना करो, प्रोडक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसे कॉस्ट में शामिल ही क्यों करते हो? ये वो व्यक्तियों के जो है आप कह सकते हो दलील है, या उन व्यक्तियों का ये एक पॉइंट रहता है जो मार्जिनल कॉस्टिंग को ज्यादा बेटर मानते हैं। वो कहते हैं कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट तो होनी ही है, तो आप उसे एक्सक्लूड करो, वो तो होनी है, प्रोडक्शन करो ना करो, तो हेंस उसे शामिल ही मत करो, वो इररिलेवेंट है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो हेंस आप सिर्फ कौन सी कॉस्ट को देखो? आपकी वेरिएबल कॉस्ट को देखो, जो कि कितनी हुई है इस केस में? टोटल खर्चा 20 लाख था, 20 लाख में से मेरा 6 लाख जो है वो क्या था? फिक्स था। तो मैंने कहा 20 लाख में से 6 छोड़ो, बाकी 14 लाख को लो। तो हेंस मेरे पास मेरा पर यूनिट कॉस्ट कितना आ गया? 14 रुपए का, ठीक है। अब मैं यहां पे मेरा प्रॉफिट निकालूंगा, तो सेल्स सेम वैसे हुई है। कितनी हुई है मेरी सेल? 90,000 यूनिट 30 की, 27 लाख, ठीक है। अब मैं इसमें से माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है मेरी? 90,000 यूनिट जो बेच दी उसकी कितनी कॉस्ट आई है वेरिएबल? ये 14 वेरिएबल ही तो थी, इसमें फिक्स तो है ही नहीं कोई, ये सारी की सारी वेरिएबल ही है। तो ये हो गया आपका 14, कितना आ गया? 12,60,000 रुपए, ठीक है। तो यहां से मेरे पास फिगर निकला है, क्या कितना आ गया? 14,40,000। ये 14,40,000 बेसिकली आपका मार्जिन है, आपका मार्जिन है पर यूनिट क्या आप कमाते हो। मेरी एक यूनिट कितने में बिक रही है? 30 रुपए में। और एक यूनिट में अगर बनाता हूं तो कितने का खर्चा आता है? 14 रुपए का। तो बेसिकली मेरा हर यूनिट पे कितना मार्जिन है? 16 रुपए का। मैंने ये 16 रुपए का मार्जिन कितने यूनिट्स पे कमाया है?
क्या यही फिगर आएगा या नहीं? ऑब्वियस सी बात है, ये मैंने टोटल बेसिस पे निकाल दिया, ये पर यूनिट बेसिस पे निकाल दिया। तो बेसिकली मैं मेरा 27 लाख का माल बेचता हूं, तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है 12,60,000, तो मैं एक मार्जिन कमाता हूं 14,40,000। इस मार्जिन को एक स्पेशल नाम दिया गया है। जो ये कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ इसी चैप्टर में यूज होते हैं, ठीक है। तो इस मार्जिन को हमने एक स्पेशल नाम दिया है, इस मार्जिन को हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। इस मार्जिन को हम नाम देते हैं कंट्रीब्यूशन। यानी कि जब आप अपनी सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हो तो एक मार्जिन निकल के आता है, इस मार्जिन को हमने क्या नाम दिया? कंट्रीब्यूशन। देखो यहां पे आपने टोटल जो कॉस्ट ली वो 14 लाख ली, जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट थी आपने उसे एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट को एक्सक्लूड करने के बाद आपकी पर यूनिट कॉस्ट आई 14 रुपीज। अब आपने माल बेचा 90,000 यूनिट 30 के हिसाब से 27 लाख का, एंड आपकी उन 27 लाख में कॉस्ट आई है 90,000 यूनिट पे 14 की पर यूनिट, यानी कि 12,60,000 की, ठीक है। तो हेंस आपका जो मार्जिन है वो 14,40,000 हो गया, और इस मार्जिन को मैंने नाम दिया है कंट्रीब्यूशन। ये मार्जिन जो है इसको मैंने नाम दिया है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये कैसे निकला है? 30 रुपए की सेलिंग प्राइस माइनस 14 की वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट कह सकते हो, तो 16 का मार्जिन है। एक यूनिट में बनाऊंगा, अगर मेरे को एक यूनिट बनानी हो आज की डेट में तो कितना का खर्चा आएगा? 14 का, और बिकेगी कितने में? 30 में। तो पर यूनिट का फायदा 16 का। तो मैंने अगर 90,000 यूनिट बनाई है तो ये 14,40,000 का प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया। लेकिन क्या ये मेरा नेट प्रॉफिट है? अभी कौन सा खर्चा रह गया? फिक्स्ड रह गया। अगर वो प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, दैट मींस वो उस पर्टिकुलर पीरियड का कॉस्ट है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात, आप कह रहे हो कि प्रोडक्शन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, वो लगने ही लगने हैं, तो वो एक साल के फिक्स खर्चे। तो हेंस फिक्स्ड कॉस्ट को दूसरा नाम भी दिया जाता है पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के, एक साल के, 6 महीने के, जिस भी पीरियड की आप बात कर रहे हो वो होने ही है, ठीक है। तो इस प्रॉफिट में से, ठीक है, मैं अभी फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस कर दूंगा। ये मेरा रियल प्रॉफिट नहीं है, बिल्कुल सही कहा। मैं इसमें से फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी माइनस कर दूंगा, जो कि कितने हैं? 6 लाख है। बात सेम पड़ेगी। प्रॉफिट देखना एक बार, सेम आया कि नहीं? कितना आया नेट प्रॉफिट? क्या पहले भी ये आ रहा था? सेम पड़ी बात। आपके पास अब जो नेट प्रॉफिट आया वो कितना आया? 8,40,000। और अभी यहां पे पूरा पॉइंट नहीं होता, एक बार मुझे क्लोजिंग स्टॉक बताना कितना है? क्लोजिंग स्टॉक है 10,000 यूनिट्स का, लेकिन अब कितने पे वैल्यू करोगे? हम एक ऐसी टेक्निक देख रहे हैं जिसमें सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट को देखना है, वेरिएबल कॉस्ट को देखना है। तो हेंस 14 रुपीज, तो कितना हो गया? 1,40,000। ये आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर है कि मैंने नेट प्रॉफिट कैसे निकाला और क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाला? यहां पे सभी को क्लियर है? ऑनलाइन में जल्दी से बताओ, क्या नेट प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक दोनों की कैलकुलेशन सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट? इस एंटायर चैप्टर में हमें बस यही करना है। ये इतनी सी स्टेटमेंट दिख रही है ना, जैसे कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट था, वैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में यही फॉर्मेट है। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। मैंने मेरी वेरिएबल कॉस्ट यहां पे ले ली, फिक्स्ड कॉस्ट यहां पे ले ली, सेमी वेरिएबल कहां जाएगा? जो आपका सेमी वेरिएबल एक्सपेंस, मैंने वेरिएबल ऊपर ले लिया, फिक्स नीचे ले लिया, सेमी वेरिएबल कहां जाएगा? हाँ भैया ऑनलाइन जल्दी से बताओ। यहां पे मेरे पास वेरिएबल जो है ऊपर ले ली मैंने, फिक्स नीचे ले लिया, अब मेरा सेमी वेरिएबल कहां जाएगा? ये उसे हटा ही दें। डिफरेंस भी समझाता हूं अशिता, कहां पे आया और क्यों आया। आपके पास जब भी सेमी वेरिएबल एक्सपेंस होगा तो वेरिएबल पोर्शन ऊपर शामिल कर देंगे और फिक्स पोर्शन नीचे शामिल कर देंगे। दैट मींस सेमी वेरिएबल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, वेरिएबल अलग और फिक्स्ड अलग। वेरिएबल पोर्शन वेरिएबल में चला जाएगा, फिक्स पोर्शन फिक्स में आ जाएगा, ठीक है। रविंदर बिल्कुल अलग हो गया, मैं तो आपको खुद ही कहा था कि इस चैप्टर का पिछले चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से लिंकिंग समझ में आ गई होगी, दोनों कैसे अपोजिट चलते हैं। कॉस्ट शीट आपका सीमा मेथड कौन सा भी गलत नहीं होता, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है। कई लोग जो है पहले मेथड को प्रेफर करते हैं। अब इसका मैंने नाम नहीं बताया था, इसका नाम होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग
वैसे एब्जॉर्प्शन वर्ड पहले भी आया था, रिकवरी जहां पे मैंने कहा था। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इसलिए कहा गया इसका नाम, बिकॉज आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर रहे हो ऑन योर स्टॉक या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नाम इसलिए रखा गया बिकॉज आप जो है फिक्स्ड कॉस्ट को चार्ज कर रहे हो अपने प्रोडक्शन पर, उसे भी प्रोडक्शन की कॉस्ट मान रहे हो या प्रोडक्शन में इंक्लूड कर रहे हो। सेम वैल्यू से अलग अलग वैल्यू आएगी रविंदर, बिकॉज दोनों ही आपके पास अलग अलग मेथोडोलॉजी है कैलकुलेशन के। अब मैं दोनों में डिफरेंस क्यों है प्रॉफिट का वो भी समझाता हूं, बट एक बार के लिए मैं एक बार आपको रीकैप कर देता हूं जो भी मैंने अभी तक बताया। हमारे पास कॉस्टिंग में दो टेक्निक होती है आपके, जो है अकाउंटिंग की कह सकते हो या कॉस्ट कैलकुलेशन की। नंबर फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जो हमने कॉस्ट शीट में पढ़ी है। कॉस्ट शीट में जो हम टेक्निक पढ़ रहे थे वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, बिकॉज वहां पे हमने फिक्स्ड कॉस्ट को भी शामिल किया वाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे आपने यहां पे पहले केस में पर यूनिट कॉस्ट निकाली 20, ठीक है। जबकि इसके अपोजिट भी कुछ लोग हैं जो लोग कहते हैं कि आपके पास वेरिएबल कॉस्ट को ही रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मानना चाहिए, बिकॉज जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो तो लगनी ही है, उसको आप रोक नहीं सकते, वो आपके पास इररिलेवेंट कॉस्ट है, बिकॉज वो होना ही है। ये 6 लाख का खर्चा होना ही है, आप प्रोडक्शन करो या ना करो, ये जो आपका फिक्स्ड एक्सपेंस है ये तो होना ही है, आप इसे लेते ही क्यों। उनका कहना ये है कि इस 6 लाख को आप इंक्लूड ही क्यों कर रहे हो, जो होना ही है। कल को अगर आप कम यूनिट बनाओगे तो ये 6 लाख ज्यादा यूनिट पे बढ़ जाएगा, ज्यादा बना दोगे तो और मतलब पर यूनिट कम हो जाएगा। बेसिकली अगर मान लो अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग वालों के सपोर्ट की बात करूं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम फिक्स्ड कॉस्ट को प्रोडक्शन पे चार्ज करते हैं। जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया, हमारी अदर कॉस्ट आ रही थी 14 लाख की, फिक्स्ड कॉस्ट आई थी 6 लाख की, और मेरा प्रोडक्शन कितना था 1 लाख का, तो पर यूनिट कितना बन गया 6 रुपए। 14 वेरिएबल थे और 6 फिक्स्ड, तो टोटल मिला के हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉस्ट बनाई थी 20 रुपए की, यही बनाया था, ठीक है। अब यहां पे जो लोग मार्जिनल कॉस्टिंग को सपोर्ट कहते हैं वो कहते हैं ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि ये रिजल्ट रिलायबल नहीं है। अगले बार मान लो आपने 2 लाख यूनिट बना दी और आपकी जो प्रोडक्शन सेम रहा, सॉरी फिक्स कॉस्ट सेम रही, तो आप इसे 2 लाख से डिवाइड कर दोगे, 3 करके 17 बना दोगे। अगले साल फिर आप 4 लाख बना पाए तो 6 लाख को 4 लाख से डिवाइड करके 1.5 बना दोगे, और 14 पहले आ रही है तो आपकी कॉस्ट 15.5 हो जाएगी। दैट मीन्स इस टाइप से आपकी हर साल कॉस्ट बदलती रहेगी, प्रोडक्शन के साथ आपकी कॉस्ट बदलती रहेगी, जो कि गलत है। आप हमेशा किस कॉस्टिंग को फॉलो करो, मार्जिनल कॉस्टिंग। ये वो लोग कहते हैं जो मार्जिनल कॉस्टिंग को सपोर्ट करते हैं, और जो मार्जिनल कॉस्टिंग को सपोर्ट नहीं करते वो क्या कहेंगे, तुमने तो फिक्स कॉस्ट को शामिल ही नहीं किया, कॉस्ट तो वो भी प्रोडक्शन की है, लेना उसे भी चाहिए, सही रिजल्ट तो उसी से पता चलेगा। दैट मीन्स दोनों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, तो आप किसी एक मेथड को गलत या दूसरे को सही नहीं बता सकते, ठीक है। एंड इवन आप ये भी देख सकते हो प्रैक्टिकली अलग अलग सिचुएशन आती है जहां पे अलग अलग टेक्निक जो है ज्यादा बेटर रहती है, इंडस्ट्री के हिसाब से भी जो है अलग अलग टेक्निक जो है बेटर रहेगी। शालू ये मेथोडोलॉजी आप ये कह सकते हो कि ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कहा गया कि सिर्फ वेरिएबल को ही लेना है, फिक्स को मत लो। वो पर्टिकुलर पीरियड का कॉस्ट था, उसी पीरियड में आपने सारा पेनल में डाल दिया, ठीक है। रविंदर ये जस्ट हमारी टेक्निक है जो हम कॉस्टिंग में फॉलो करते हैं, एंड जरूरी नहीं है कि जो कॉस्टिंग में फॉलो करते हैं वो हमें अकाउंटिंग में भी फॉलो करना हो। जब अकाउंटिंग में आप AS2 पढ़ोगे तो AS2 में कॉस्ट में जब आप वैल्यूएशन करोगे क्लोजिंग स्टॉक का, तो कॉस्ट में फिक्स्ड ओवरहेड को भी शामिल करना है, ठीक है। ये जस्ट अकाउंटिंग में, सॉरी कॉस्टिंग में, अकाउंट्स में ऐसा नहीं किया जाएगा। जब आपको कॉस्टिंग पढ़ाई जा रही है तब आपको ये चीजें बताई जा रही है। हाँ, जब आप इन शॉर्ट जो आपका बनता है सिंपल सा पॉइंट कि जब भी आप वैल्यूएशन करोगे मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टॉक की या प्रॉफिट की, तो आपको पर यूनिट कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट को शामिल नहीं करना। क्या ये क्लियर है पॉइंट यहाँ पे, आगे समझ में? ऑनलाइन जल्दी से बताओ क्या सभी को क्लियर है? अब मैं आपको ये और बता देता हूँ कि दोनों में प्रॉफिट में फर्क क्यों आया, आपका प्रॉफिट दोनों से अलग अलग क्यों आया, वो और बता देता हूँ। पहले यहां तक बताओ, किसी का कोई कंफ्यूजन?
ये आपकी पहली टेक्निक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जो कहती है आपके पास आपका स्टॉक वैल्यूएशन करते वक्त या आपकी पर यूनिट कॉस्ट निकालते वक्त दोनों कॉस्ट को लेना है, वेरिएबल को भी और फिक्स को भी। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग कहती है सिर्फ और सिर्फ आपके जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको शामिल करना है। मार्जिनल कॉस्टिंग कहती है कि जो फिक्स्ड एक्सपेंस है ये पीरियड कॉस्ट होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के होते हैं, इनका प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं होता। और एक्चुअल में भी ये होता है। रेंट देता हूं मान लो मैं फैक्ट्री का, मैं साल का 2 लाख रुपए दे रहा हूं, क्या उस 2 लाख का प्रोडक्शन के साथ कुछ लेना देना है? मैं उस फैक्ट्री में कम प्रोडक्शन करूं, मैं उस फैक्ट्री में ज्यादा प्रोडक्शन करूं, क्या वो किराया बदलेगा या 2 लाख ही रहेगा? और वो 1 साल का है, तो दैट मीन्स वो उस पीरियड का कॉस्ट है ना कि प्रोडक्शन का, इसलिए आप उसे डायरेक्टली पीएनएल में भेज दो, उसे आप जो है अपनी कॉस्ट में शामिल मत करो। ये मान्यता है मार्जिनल कॉस्टिंग की। ये फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट मानते हैं और कहते हैं कि इसे प्रोडक्शन की कॉस्ट में शामिल मत करो। हाँ रविंदर, डिफरेंस का यही रीजन है। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। दोनों से आप प्रॉफिट कंपेयर करो, आपका दोनों मेथड्स में प्रॉफिट कितना कितना आया। जो हमने पहला मेथड फॉलो किया, पूजा बातें नहीं, जो हमने पहला मेथड फॉलो किया वहां पे हमारा प्रॉफिट कितना आया था? कितना आया था प्रॉफिट? 9 लाख का। और जो हमने सेकंड मेथड फॉलो किया वहां पे कितना आया? 8,40,000 का। तो बेसिकली दोनों मेथड्स में आपका 60,000 का प्रॉफिट का डिफरेंस है। पहले मेथड में जब हमने क्लोजिंग स्टॉक निकाला तो कितना आया? 2 लाख रुपए। जबकि हमने दूसरे मेथड में क्लोजिंग स्टॉक निकाला तो कितना आया? आपको 60,000 का डिफरेंस दिख रहा है जो कहां पे आया आपके पास प्रॉफिट में? किसकी वजह से है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की वजह से या फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से? फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। हमारे पास जो फिक्स्ड कॉस्ट था 6 लाख का 6 लाख, ठीक है। जब हमने पहला मेथड लगाया तो मैंने प्रोपोर्शनेट यानी कि 90%, बिकॉज 90% ही आउटपुट बिका था, तो 6 लाख की मेरी कॉस्ट हुई थी, 90% ही माल बिका है। 1 लाख बनाई थी, मेरा जो प्रोडक्शन था 1 लाख यूनिट्स का था, बिकी कितनी थी? 90,000। 90% ही बिकी थी, तो हेंस मैंने इस 6 लाख का 90% यानी कि 5,40,000 ही पीएनएल में डाला था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के पार्ट के फॉर्म में। जबकि जब मैंने दूसरा मेथड फॉलो किया तो क्या मैंने 100% राइट ऑफ कर दिया या नहीं? सारा का सारा 6 लाख राइट ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कितने से कम हो गया? 60,000 से। ठीक है, तो इसी वजह से वो 60,000 का फर्क आया। मैंने कहा कि हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट 6 लाख की थी, पहले मेथड में मैंने 1 लाख यूनिट बनाई लेकिन बेची कितनी? 90,000। तो मैंने उस 1 लाख को सारी की सारी 1 लाख यूनिट में बांट दिया। 6 लाख को, उस 6 लाख की कॉस्ट को मैंने 1 लाख यूनिट पे बांटा और उसमें से बेची कितनी है? यानी कि 90%। तो इस बार पीएनएल में कितना खर्चा गया? 6 लाख का 90%, दैट इज 5,40,000। और मैंने जो है दूसरे मेथड में मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या किया? पूरा 100% चार्ज कर दिया एक ही बार में, प्रोडक्शन पे नहीं लेके गया, तो हेंस कितना डाल दिया मैंने पूरा पीएनएल में? 6 लाख। तो यहां पे पीएनएल में फिक्स्ड कॉस्ट का पोर्शन गया 540 और यहां पे पीएनएल में फिक्स्ड कॉस्ट का पोर्शन गया 6 लाख। तो इसकी वजह से 60,000 का प्रॉफिट में डिफरेंस आया। पहले मेथड में सिर्फ 5,40,000 ही पीएनएल में गया, दूसरे मेथड में एंटायर 6 लाख पीएनएल में चार्ज हो गया, तो हेंस मेरा प्रॉफिट 60,000 से रिड्यूस हो गया। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है कि डिफरेंस क्यों आया? यहां पे सभी को समझ में आ गया? आया ना? नींदों में पहुंच गए? कौन सा पॉइंट नहीं आया? देखो यहां पे मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लगी है? 6 लाख। मैंने जब पहला मेथड फॉलो किया मैंने इस 6 लाख का क्या किया? फिक्स्ड कॉस्ट पे चार्ज किया, सॉरी यूनिट्स पे चार्ज किया। कितनी यूनिट्स बनाई? 90%। यूनिट्स कितनी बनाई? 1 लाख। 6 लाख को 1 लाख पे चार्ज कर दिया, पर यूनिट कितना चार्ज कर दिया? 6 रुपए। अब बेची कितनी है मैंने? 90,000। तो पीएनएल में कौन सी कॉस्ट भेजते हो? 90,000 की भेजोगे। जब सेल 90,000 की हुई है तो माइनस कौन सी की कॉस्ट करोगे? 90,000 की। तो मैंने 90,000 इंटू में 6 540 को ही इंक्लूड किया। तो यानी कि मैंने जब पहला मेथड लगाया तो कॉस्टिंग सॉरी पीएनएल में कितना कॉस्ट डाला? 5,40,000। जबकि मैंने दूसरा मेथड जब लगाया मार्जिनल कॉस्टिंग, उसमें क्या मैंने फिक्स कॉस्ट को अलग अलग चार्ज किया, सारा पीएनएल में ले गया, सारा लेके 6 लाख, पूरा का पूरा 6 लाख। तो क्या 60,000 का फालतू खर्चा डाला है या नहीं? तो इसलिए 60,000 से वहां प्रॉफिट कम आ गया, बिकॉज मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट डाल दी। ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, क्या मार्जिनल कॉस्टिंग में हर बार प्रॉफिट कम हो जाएगा?
अभी यहाँ पे हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट कम हो गया बिकॉज सारा का सारा फिक्स कॉस्ट हमने चार्ज कर दिया पेंडल में। क्या हर बार ही ऐसा होगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करोगे और प्रॉफिट कम हो जाएगा? क्या हर बार ही ऐसा होगा? इसी से अगर मैं अगले साल की बात करूं, अगले साल मैंने कोई काम नहीं किया, कोई प्रोडक्शन नहीं किया, सिर्फ उन 10,000 यूनिट्स को बेचा है, उन 10,000 यूनिट्स को बेचा है, तो जब आप पहला मेथड फॉलो कर रहे होगे तो वहां पे आपका क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख का था और दूसरा मेथड फॉलो कर रहे थे वहां पे 140 का। अब मान लो आपने 10,000 यूनिट जो है 30 के हिसाब से सेल की, तो यहाँ पे 3 लाख की बिकी, यहाँ पे भी 3 लाख की बिकी, प्रॉफिट यहाँ पे कितना आया? इस केस में आपका प्रॉफिट कितना आया? सेकेंड, होगी फिर से स्टार्ट। चलिए, तो यहां पे मेरे पास मेरा जो 10,000 यूनिट है उनकी वैल्यू 2 लाख की है क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पे 140। अगले साल मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ इसी माल को बेचा है, ना कुछ नया प्रोड्यूस किया ना कुछ और किया, जस्ट इसी को बेचा है एट द रेट 30 पर यूनिट। इस केस में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 2 लाख की कॉस्ट थी, 3 लाख में बिक गया, प्रॉफिट कितना आया? 1 लाख। और दूसरे मेथड में 140 की कॉस्ट थी और प्रॉफिट कितना आ गया? क्या पिछले साल 60,000 कम आया तो इस साल 60,000 ज्यादा नहीं आ गया? तो अल्टीमेटली ओवर द पीरियड उसका इंपैक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा, मतलब ओवर द पीरियड 5 साल में 7 साल में लॉस क्यों आएगा? सेल वैल्यू बाद में लिखी है मैंने, ये सेल है, कॉस्ट ऊपर है, लिखा उल्टा है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास वो 60,000 का डिफरेंस जो पिछले साल आपके पास कम प्रॉफिट आया था, इस साल उतना ही क्या आ गया? ज्यादा आ गया। तो ऐसा नहीं कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हमेशा प्रॉफिट कम आएगा, ठीक है। फिक्स कॉस्ट मैंने ली नहीं रविंदर, इस बार कुछ भी नहीं लिया मैंने माना कि कुछ नहीं है, और इस बार कुछ भी नहीं है, ये माना है कि जस्ट आपने सिर्फ यूनिट्स बेची है, आपने कोई गोडाउन नहीं ले रखा, कोई रेंट नहीं है, सड़क पे खड़े होकर बेचते हैं मान लो ठीक है। साहिल क्या देखना है, ठीक है। तो ये आपके पास दो मेथोडोलॉजी है, एक है आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और दूसरा है आपके पास मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या दोनों क्लियर है सभी को? सिंपल सा पॉइंट जो डिफरेंस का क्या है, जो क्रक्स है सारे पॉइंट्स का, मैंने हालांकि आपको सारी चीजें बता दी, एक एक कैलकुलेशन बता दी, उसके पीछे का लॉजिक बता दिया, ठीक है, लेकिन क्रक्स क्या बना, एंटायर डिस्कशन का क्रक्स क्या बना? ये क्रक्स, ये मायूस से चेहरे ये बने क्या? ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या ही राम कहानी बता दी मैंने। बहुत तो पढ़ लिए, लेकिन क्रक्स तो बताओ, अल्टीमेट सॉल्यूशन। चालू वो जरूरी नहीं है, यहाँ पे मैंने कोई एक्टिविटी नहीं की, तो क्लोजिंग ओपनिंग कुछ नहीं आया, तो कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आपके पास गिवन साल में, अगर कुछ और ट्रांजेक्शन होते हैं तो डिफरेंस बढ़ भी सकता है, डिफरेंस घट भी सकता है, बट यहाँ पे जैसे मैंने इस साल कुछ भी नहीं लिया, तो इसलिए आपका वो सारा कंपनसेट होगा उतना ही। बची फिक्स कॉस्ट फर्स्ट मेथड की, वो अपने आप ही आ गई जब मैंने यहाँ पे 2 लाख लिया है, जो यहाँ पे मैंने 2 लाख लिया है, इसमें फिक्स कॉस्ट शामिल है, जो पिछले साल की 60,000 की फिक्स कॉस्ट है, 10 रुपीज पर यूनिट, सॉरी 6 रुपीज पर यूनिट 10,000 पे, वो आपके पास ऑलरेडी शामिल है 60,000। फिक्स कॉस्ट जो भी आपकी लग रही है वही लेनी होती है हमें, चाहे आप फुल कैपेसिटी पे काम करो तो फुल कैपेसिटी, क्योंकि 50% पे होगी तो 50% पे। जल्दी से बताओ क्या करक्स है ओवरऑल डिस्कशन का? जो सारा सिस्टम मैंने अभी बताया, सारी चीजें बताई है, उसका मतलब मेन बात क्या बनेगी? ऑनलाइन वाले फेस टू फेस वाले आप ही बता दो बोल के, वो तो बेचारे टाइप करेंगे। बताओ बताओ जल्दी से बताओ, क्या पॉइंट समझ में आया पूरा ओवरऑल डिस्कशन का? क्या
कुछ समझ में आया है या नहीं, ये बताओ पहले तो फिर उसको समझा नहीं सकते क्या पॉइंट हमें समझ में आया ओवरऑल? अरे ओवरऑल क्रक्स पूछ रहा हूँ सारे डिस्कशन का, अभी तक मैंने। हाँ। और 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 बताओ, और बताओ इसके अलावा। जो मेन है वो तो बता दो, सबसे मेन वाला भूल ही गए आप। हाँ क्या, तो सर आप भी कुछ बताओगे, सारा हम ही बताएंगे तो आप क्या बताओगे? आपका क्या काम होगा? यहाँ पे सबने अलग अलग बताया है, सारे अलग अलग पॉइंट बता रहे हैं। देखो मैं ओवरऑल बता दूं कि अभी हमारा जितना भी डिस्कशन हुआ है इसका मेन क्रक्स पॉइंट क्या निकलता है। मैंने आपको दो टेक्निक बताई है कॉस्टिंग की। नंबर फर्स्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो हम कॉस्ट शीट चैप्टर में फॉलो कर रहे थे, एंड दूसरी है मार्जिनल कॉस्टिंग जो हम इस चैप्टर में फॉलो करने वाले हैं। दो टेक्निक है कॉस्टिंग की, ठीक है, ये दो ही टेक्निक होती है, इसके अलावा नहीं है तीसरी। दो टेक्निक है। नंबर फर्स्ट मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूं, तो आप चाहो तो इतना लिख लेना, एग्जाम्पल आपने नोट कर लिया ना। हमारे पास दो टेक्निक है, ठीक है, दो मेथडोलॉजी है कॉस्टिंग की। फर्स्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और दूसरा मार्जिनल कॉस्टिंग। जो आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है वो कहती है कि आपके पास जब आप कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे तो आपको वेरिएबल कॉस्ट भी लेनी है और फिक्स भी लेनी है, और उसे डिवाइड कर दो प्रोडक्शन से। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग कहती है सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सी कॉस्ट लेनी चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पे कॉस्ट पर यूनिट निकालते वक्त वेरिएबल कॉस्ट लेंगे और डिवाइड में करेंगे आपकी प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन से, ठीक है। यहां पे जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो डिवाइड होता है ऑन एंटायर प्रोडक्शन, सारे प्रोडक्शन पे डिवाइड होता है। तो अगर आपका कोई क्लोजिंग स्टॉक बच गया तो क्लोजिंग स्टॉक के साथ अगले सालों में चला जाता है। जैसे पिछले बार हमने इस क्वेश्चन में देखा 60,000 का जो इस साल का खर्चा था वो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो गया और वो अगले साल चला गया और सिर्फ 540 ही पीएनएल में गया। जबकि यहां पे इट इज अ पीरियड कॉस्ट एंड चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस। इस केस में हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। ये अल्टीमेटली हमारा क्रक्स है जो हमने आज डिस्कशन किया है। कह दो सर ये पहले बताया था इतना सा, तो क्रक्स मतलब तो वही हो गया ना, डिफरेंस। दो मेथड बताया, डिफरेंस ही बताया जाएगा। ये आपका जो है मेन जो पॉइंट है जो अभी हमने डिस्कस किया है। एंटायर जो एग्जांपल जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ये चीज जो हमारी उससे जो निकल के आती है कंक्लूजन। क्या ये दोनों पॉइंट सभी को समझ में आ गए? इन दोनों में से किसी भी चीज में किसी को डाउट, कोई चीज जो समझ में ना आई हो? क्या क्लियर है सभी को? जल्दी से हाँ ना बताओ यहां से, आगे समझ में? बोल लो। आप ऑफलाइन हो, आपको मैसेज टाइप नहीं करना या सिर्फ और सिर्फ कन्वे नहीं करना, बोल सकते हो। हाँ तो प्रोसेसिंग कर लो, मैंने कब कहा है? हाँ ना में बोलते तो बहुत स्लो प्रोसेसिंग हो रही है। मैंने हाँ ना पूछा है कि अच्छा सर कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बोला है सर ने, वो फिर वर्ड जुड़ेंगे। जैसे वो तारे जमीन पर होता है, उसके दिमाग में कैलकुलेशन होती है, उसको 3 into 3 कहोगे तो वो दिमाग में पहले वो आपस में कैलकुलेशन करता है, मतलब कि वो आपस में ग्रह टकरा रहे हैं तब वैल्यू निकल के आएगी। तुम्हारे भी वैसे हो रहा है लग रहा है। कोई बात नहीं, ऑफलाइन वालों के सामने हो सकती तो ऑनलाइन वालों के सामने नहीं हो सकती? वो भी कभी ऑफलाइन थे, अभी ऑनलाइन है, कोई बात नहीं है की बात है। हाँ साहिल बाहर जाके निकलो, ओस की बूंदे भी दिख जाएंगी आपको। चलिए आज के लिए कुछ भी काम नहीं है आपके लिए, रीड तो इसमें क्या ही करोगे। अच्छा एक तो चीज कर सकते हो, इसमें कैरेक्टरिस्टिक रीड कर लेना, ठीक है, मॉड्यूल से पढ़ लेना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग
और ये कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट वाला बता दिया। वैसे आपको जो 2 पेजेस दिख रहे हैं, एक बार नोट्स देखना सारे सारे एक बार नोट्स देखो, पेज नंबर 1 और 2। ये जो आपको 1 और 2 दिख रहे हैं ना, यहां तक, इस पॉइंट तक, सेकेंड पेज में भी जस्ट फर्स्ट टॉपिक, ये आपकी बुक में 10 पेजों की थ्योरी है। एक ये पहला पेज और एक आपके पास ये दूसरे पेज का पहला टॉपिक, ये 10 पेज में दे रखी है थ्योरी, ठीक है। हालांकि इतनी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है थ्योरी, मतलब ओवरऑल में आपके पास जो नोट्स है उससे काम चल जाएगा, तो आपको वहां से कुछ नोटिंग करने की या नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, एक आधी लाइन लिखनी हो तो लिख लेना। तो आज के लिए आपके लिए होमवर्क है, ये कैरेक्टरिस्टिक रीड करनी है, ये कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट वाला मॉड्यूल से रीड कर लेना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है वो रीड कर लेना, और इसके बाद आपको मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है ये रीड करना है। ये बेसिक थ्योरी है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, ये दोनों मत पढ़ना, ये मैं कल बता दूंगा, इसके अलावा ये पढ़ लेना। कल से फिर इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 83 है, बट छोटे छोटे क्वेश्चन है। लास्ट एग्जाम्पल ये नहीं, एग्जाम्पल तो फिर मैंने वो कर दिया ना, इरेज कर दिया, ये वाला करवाया था एक पहले, नहीं कोई एग्जाम्पल थोड़ी करवाया, तो मैंने इसी को सेल किया था, वो सेल के बारे में बताया था बस। नोट्स में से नहीं, मॉड्यूल में से पढ़ लेना, नोट्स तो खाली है, नोट्स में से क्या पढ़ोगे रविंदर, क्या ही पढ़ोगे इसमें। यही चीज आपको जो पॉइंट्स है ना, ये समझने के लिए आप जो है उसमें पढ़ लेना मॉड्यूल में। ये खाली जो है ना, ये खाली में थोड़ा बहुत लिख भी लेना, ये वाले तो खैर मैं कल बताऊंगा, इनके बारे में कुछ लिखना हो तो लिख लेना। आज के लिए इतना ही, एक बार रीड कर लेना। एक मिनट, एक्स्ट्रा बच गया क्या, छोड़ दो ये।